हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने सामान्य हिंदी की जो हिंदी यूनिवर्सल राजपाल सिंह की बुक है और जो लूसेंट की नीली वाली बुक आती है, उन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी जिसमें कि उन दोनों का एनालिसिस किया था कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। दोनों की क्वालिटी के बारे में बात किया था मैंने, दोनों का कंटेंट के बारे में बात किया था मैंने कि किस में आपको कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया है, सारा कुछ बताया था। और उस वीडियो में एक कमेंट, जो बहुत सारे कमेंट आए हैं, एक कमेंट जो ज़्यादातर मतलब सेम कमेंट था सभी लोगों का, जो रिपीटेड कमेंट था, वो ये था कि भाई हमें भी मतलब हमें ये बताओ कि ये जो राजपाल सिंह जी की बुक है इसको हम कम से कम समय में कैसे करें, मतलब इसको बेस्ट वे पढ़ने का एक तरीका बता दीजिए बेस्ट तरीके से, जिससे कि हमें याद भी रहे और कम से कम समय में हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें। तो आज की वीडियो उन्हीं साथियों के लिए होने वाली है जो हिंदी यूनिवर्सल की जो राजपाल सिंह जी की बुक है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं कम से कम समय में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं जो कि अभी फॉर्म दिखे गए हैं, अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी में पटवारी लेखपाल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ मेंस, आप किसी भी स्टेट से हैं जहाँ पे हिंदी अगर पूछी जाती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी यूनिवर्सल की राजपाल सिंह की बुक को 30 डेज में कैसे कंप्लीट करें। मतलब कंप्लीट ऐसे करना है कि आपको ये चीज़ याद भी रहे और कम से कम समय 30 डेज का समय दिया है, 30 डेज में आपको ये पूरी बुक याद भी हो जाए और वो चीज़ें ऐसे याद करनी है कि जैसे कि आप कभी उसको लाइफ टाइम के लिए मतलब भूले नहीं। हिंदी में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये बुक ऐसी है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक को मजबूत करती है हमारा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज जो भाषा शैली है वो बहुत ही अच्छी है, तो उस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप अगर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से कभी भी उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में फिर से क्लियर हो जाएगी। तो सीधे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे करना है। देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने कुछ चिट चिपका रखे हैं, ये इस तरह के चिट्स। तो स्टार्ट, ये देखिए, ये चिपकाना जरूरी है। ये आपको जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट लिख लेना पहले यहाँ पे। ठीक है, वो डेट लिख ली और आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। तो स्टार्ट किस तरह से करना है, पहले आपको ये पार्ट्स में बांट लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसका एक वो चीज़ बताऊँ, जैसे आप देख सकते हैं इसमें 29 जो चैप्टर हैं वो हैं कंप्लीट। अब इसमें से कुछ चैप्टर, पहले आप एक चीज़ देखना, आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती है, उस एग्ज़ाम का पहले आप हिंदी का सिलेबस उठाना। सिलेबस में देखना कि मेरे कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं आते। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो इस बुक में ज़रूर होंगे और कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंबाइंड बुक है तो इसमें बहुत से चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो चैप्टर आपको स्किप कर देने हैं। जो आपके सिलेबस में है उन चैप्टरों को पहले टिक कर लेना यहाँ पे, देन उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है। और दूसरी चीज़, आप कभी भी ऐसे स्टार्ट मत कीजिए कि मैं पहले चैप्टर पढ़ूंगा, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा, फिर तीसरा चैप्टर, एक सीरियल से मत पढ़िए। ठीक है, आपको जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है पहले आप उसको पढ़िए, या जिस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में ज़्यादा है उस चैप्टर को पहले पढ़िए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बुक में इस तरह से ये देखिए स्टिकर चिपका देने हैं। ठीक है, आपने स्टिकर चिपकाया, उससे आपका क्या होगा, पहला स्टिकर चिपकाना है आपने जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, उस चैप्टर पे चिपकाना है, मतलब फर्स्ट पे चिपकाना है स्टार्ट करके कि जिस दिन से आपने स्टार्ट करा उस दिन की डेट लिख देनी है। और दूसरा, आपने एक चैप्टर एक जो स्टिकर है वो चिपकाना है अपने लास्ट चैप्टर पे। ठीक है, ये देखिए लास्ट चैप्टर पे, और उस पर लिख देना है कि ये कंप्लीट डेट भी लिखनी है कि मैंने इसको कंप्लीट किस डेट पे करना है, वो भी लिखना है आपने उसी दिन, स्टार्ट के दिन ही आपने कंप्लीट की डेट भी लिख देनी है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको हर दिन के लिए नया मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे कंप्लीट करनी है इस तारीख से पहले। जैसे आज मैं मान लीजिए आप 20 तारीख से स्टार्ट करते हैं, 20 सितंबर से स्टार्ट करते हैं इसको, तो 20 अक्टूबर आप मान के चलिए कि 20 अक्टूबर आपका फिर इसको पूरा करने का टारगेट रहेगा। तो 20 अक्टूबर अगर टारगेट है तो 20 सितंबर को आपने स्टार्ट भी लिखना है और 20 सितंबर को ही कंप्लीट का यहाँ पे वो भी लिखना है कि मुझे कंप्लीट ये 20 अक्टूबर से पहले करनी है। तो उस तरह से आपके लिए मोटिवेशन। और दूसरे फिर कुछ स्टिकर आपको चिपकाने हैं जो आप पढ़ते पढ़ते चिपकाने हैं वो स्टिकर। जैसे आपको कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो उस चैप्टर पे आपने स्टिकर चिपकाना है। और दूसरा, आपको जो चैप्टर समझ में नहीं आया और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ने में समझ नहीं आया, उसमें भी आपको ये स्टिकर चिपकाने हैं। ठीक है,
ये तो रही स्टिकर की। अब इसकी बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। तो उसके लिए मैं सीधे आपको कॉपी पे इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हैं कि मैंने लिखा है रीड करके। आपको क्या करना है, इसको बुक को सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये जो बुक है उसको शुरू में आपने एक चीज़ क्या करनी है। जैसे आपने मान लीजिए पहला चैप्टर लिया, आज का पहला चैप्टर लिया, तो आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ना है। पहले जो जो इसमें दिया हुआ है, जो चीज़ें दी हुई हैं, वो चीज़ें खाली रीड करनी है, केवल रीड करनी है, ठीक है। रीड करनी है, स्पीड में जल्दी जल्दी रीड करनी है। पहली बार में खाली रीड करना है, और रीड करते टाइम जैसे कुछ भी लिखा है तो उसके नीचे ऐसे ऐसे पेंसिल से जाएं, पेंसिल पकड़ लें, ऐसे रीड करें। ये देखिए इस तरह से रीड करना है, ये इस तरह से रीड करना है। तो पहली बार में केवल रीड करना है। अब दूसरी बार में क्या करना है, आपको जो रीड करा उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगी होंगी कि ये एक की पॉइंट हो सकती हैं, ठीक है। की पॉइंट मतलब कि जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो की पॉइंट जो होंगे, आपने क्या करना है, की पॉइंट्स को आपने की पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर देनी है इस तरह से। जैसे की पॉइंट है, कोई भी की पॉइंट है, उसके नीचे आपको पेंसिल से या पेन से जो भी है अंडरलाइन कर देना है। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको कि जब आप इसको स्पीड में रीड कर रहे हैं, जब फास्ट रीड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अपनी एक रफ सीट लेनी है, अपने पास एक रफ सीट लेनी है। उस पर आपको इसके जो मेन पॉइंट हैं वो चीज़ें लिखनी है। जैसे हमने आज पढ़ा, मान लीजिए वर्णमाला, ठीक है, हमने वर्णमाला पढ़ा, तो आपने अपनी रफ कॉपी में ऐसे वर्णमाला करके एक वो डाल दिया। मेन चीज़ें, जैसे वर्णमाला को 2 पार्टों में बांटा गया है, ये देखिए इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे स्वर, व्यंजन, इस तरह से आपको एक डायग्राम जैसा बनाना है अपनी कॉपी में, रफ में, ठीक है। रफ कार्य करना है, मतलब रफ का मतलब यह है कि आपको रफ करना है वो जल्दी जल्दी, जो कि आपको एक खाली फास्ट रिवीजन के लिए याद रहे बाद में। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको कि जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको आपने हाईलाइटर से पूरा आपने हाईलाइट कर लेना है, इस तरह से पूरा हाईलाइट। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने पहला ही चैप्टर दिखाता हूँ, ठीक है, वर्णमाला वाला। तो हम देखते हैं कि वर्णमाला वाले चैप्टर में हमने कैसे किया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं पूरा फर्स्ट से दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले इसको फास्ट रीड करा, ये देखिए पेंसिल से आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद हमने क्या करा, ये देखिए जो भी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगी है, दूसरी बार में करना है कि आपने उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। ये हाईलाइट कर दिया गया है उस चीज़ को, ये चीज़ आपने जरूर करनी है। इससे क्या होगा, आपका जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो उससे सीधे आपकी नज़र इसी में पड़ेगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया कि हाईलाइट कैसे करना है, ठीक है। तो हाईलाइट में आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ को आपने हाईलाइट कर लेना है वहीं पे, ठीक है। ये देखिए रीड का पता चल गया कि हमने रीड कैसे करना है, ठीक है। और मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है वो कैसे बनाने हैं, ये मैंने बता दिया कि की पॉइंट्स को ही आपने लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में या रफ में, या आप शॉर्ट नोट और रफ एक ही चीज़ है, ठीक है। रफ का मतलब ये नहीं कि खाली आपने घुसड़ बुसड़ कर दी, रफ का मतलब ये है कि आपने अभी अपने समझने के लिए एक रफ डायग्राम बना लिया, उसमें आपको समझना है कि मैंने इसको कैसे करना है। देन उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो भी हो चुका है, हाईलाइट द की पॉइंट। हमने की पॉइंट को हाईलाइट करना है, ठीक है। जो भी हाईलाइट मैंने यहाँ पे दिखाया कि आपने किस तरह से हाईलाइट करना है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, मेन लाइन है, तो उसको आपने हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसकी एक वो लिखी है डेफिनेशन, परिभाषा लिखी है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद एक चीज़ और लिखिए यहाँ पे कि स्कैन टेक्निक। क्या है स्कैन टेक्निक? स्कैन टेक्निक का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि आपने फास्ट रीड करना है। जैसे आज आपने वर्णमाला चैप्टर पढ़ लिया, मतलब जब कंप्लीट हो जाए, ये स्कैन टेक्निक आपको तब करनी है जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए या आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए वर्णमाला आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपने अपनी आंखें बंद करके पूरा रिवीजन करना है मन ही मन में कि वर्णमाला में मैंने क्या पढ़ा था। वर्णमाला थी, उसके बाद एक व्यंजन वर्ण थे, उसके बाद स्वर वर्ण थे, उसमें क्या क्या था, स्वर में कितने प्रकार थे, व्यंजनों के कितने प्रकार से, कौन कौन से थे, टोटल क्या थे, सब कुछ आपने पूरा जितना भी पढ़ा था वो सब आपको आंखें बंद करके स्कैन करनी है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके
माइंड में नहीं आ रही होंगी उस टाइम पे, और कुछ चीज़ें एकदम से फट से आ जा रही होंगी। आपको क्या करना है, जो चीज़ें आप उसमें से स्कैन टेक्निक में भूल रहे थे, फिर उस चीज़ को अपनी आँख खोल के उस चीज़ को फिर से देखना है और उस चीज़ को फिर से आपने नोट करना है, दूसरे पन्ने में फिर से नोट करना है। क्योंकि देखिए, जितनी बार आप राइट करेंगे, जितनी बार आप लिखेंगे, उतना आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को फिर से आपने लिख लिया, ये होगी स्कैन टेक्निक। उसके बाद रफ वर्क के बारे में मैं बता चुका हूं कि आपको रफ वर्क करते रहना है साथ में। जब आप पढ़ते हैं तो एक रफ सीट लेके उस चीज़ को लिखते रहना है, उसका डाटा। ठीक है, ये पॉइंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अब रिवीजन, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, रिवीजन करना भी जरूरी है। 30 ही दिन में, ये पूरा 30 डेज का है, 30 डेज में ही आपको रीड भी करना है और रिवीजन भी करना है। वो किस तरह से, मैंने बताया रीड कैसे करना है। रीड करते करते आपको ये चीज़ें नोट करनी है, जैसे की पॉइंट नोट किया आपने, ये चीज़ें नोट की कि किस तरह से कौन सी चीज़ है, किस तरह से कौन सी चीज़ है। उसके बाद मैंने कहा कि रिवीजन के टाइम पे आपको किताब में देखना है, लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा रिवीजन करना है। जो हमने की पॉइंट्स लिखे थे उनको ज़्यादा रिवाइज करना है। उनमें क्या है कि की पॉइंट्स में वही चीज़ें लिखी होंगी आपने जो आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो उन चीज़ों को आप रिवीजन कीजिए और आपको 30 डेज में ये रिवीजन भी हो जाएगा। और रिवीजन कब करना है, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, पहले एक बार पूरे चैप्टर का डाटा आपने बना लिया, एकदम की पॉइंट्स लिख के, हाईलाइट करके, सब कुछ अंडरलाइन करके वो बना लिया। देन उसके बाद आपको फिर एक बार रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, स्कैन टेक्निक से। पहले आप स्कैन टेक्निक से रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप फिर देखेंगे कि कुछ चीज़ें मिस हो रही थी, तो उन चीज़ों को आप वहीं पर देख लेंगे, वहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे। और दूसरी चीज़, अंडरलाइन आप वहाँ पर भी कीजिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बट आप उसको मिस कर जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको भूल जा रहे हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, और उस कुछ चैप्टर ऐसे होंगे इसमें जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, उसमें आप एक स्टार मार्क कीजिए, आप उसको दोबारा पढ़िए। फिर जब दोबारा एक बार और पढ़ेंगे तो और उस पर स्टिकर लगा दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, उस पर एक स्टिकर लगा दीजिए, ताकि आप उस चीज़ को याद रखें कि ये स्टिकर क्यों लगाए हैं, ताकि ये मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मेरे इसके डाउट जो है वो क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगा कि आपको सीरियल से नहीं पढ़ना है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, वो चीज़ मैं बुक में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बुक ली, तो मैंने इसका आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप पढ़ना ये हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, ये चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ना है। इससे आपका जो हिंदी की नॉलेज है, अगर आप, मैं इतनी मतलब एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र रहे हैं, आपने इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा है, तो आप इस टेक्निक से, जो चीज़ मैंने आपको बताई, इस ट्रिक से, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो 30 दिन में मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि ये किताब भी है और ऐसे आपने इस किताब को फॉलो करना है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो आपको हिंदी में इंटरेस्ट जगेगा और हिंदी के सारे जितने भी आज तक डाउट थे आपके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप, अगर आपका 100 नंबर की हिंदी आती है किसी भी एग्जाम में, तो वहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इसमें 85 से 90 आराम से स्कोर कर जाएंगे। और जो 10 नंबर का आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ वो कहाँ से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये शब्द ऐसे होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 शब्द पर्यायवाची पढ़ लिए, ठीक है, 100 शब्द आपने पर्याय पढ़ लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो 101 वहाँ पूछ देगा। जरूरी नहीं है उन्हीं 100 में से पूछे, वो 101 कोई था वो पूछ देगा। तो ऐसा होता है कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये चीज़ें हम अपनी ओर से पढ़ना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में ऐसा है कि कुछ भी पूछ सकता है, तो इन चीज़ों में हम कह नहीं सकते कि पूरा मेरे ही अकॉर्डिंग आएगा। क्योंकि और देखिए, और चीज़ जो भी है हिंदी में, वो चीज़ आप 100% कर लेंगे। क्योंकि वर्णमाला ऐसा, जैसे वर्णमाला लिया हमने, इसमें चैप्टरों की बात करूँ अगर मैं, देखिए जैसे हमने कहा हिंदी भाषा और सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियां, ये आप लास्ट में पढ़ना, बाद में पढ़ना, मतलब पहले ये मत पढ़ लेना। हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। अब हिंदी वर्णमाला, अगर आपके वर्णमाला में, मैंने कहा जैसे आपके डाउट क्लियर हैं, हिंदी वर्णमाला में अगर आपके डाउट क्लियर हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको तो उसके डाउट जो है वो क्लियर है, बेसिक उसका क्लियर है। अब तो उसके लिए आपको कभी गलत नहीं होगा वो क्वेश्चन, अगर आपका बेसिक उसमें क्लियर है। जैसे यहाँ पे लघु स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इस तरह के आते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्चिम स्वर किसे कहते हैं, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर एक बार में आपके क्लियर हैं तो आप उसको गलत कभी करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे डाउट तो रहेगा ही नहीं ना। तो इसी तरह से हर चैप्टर का है हिंदी का, केवल
शब्द रचना, जहाँ पे शब्द विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को छोड़कर सारी चीज़ों में अगर आपके एक बार डाउट क्लियर है तो आप उसको कभी गलत करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मैंने बताया कि शुरू में आपको कहाँ से करना है, आपको पढ़ना है वर्णमाला और विराम चिन्ह वाला चैप्टर पढ़ना है। विराम चिन्ह भी आपको पता ही होगा, जैसे कि विराम चिन्हों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो विराम चिन्ह हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो विराम चिन्ह को एक बार देख लेना। विराम चिन्ह वाला ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ईजी है, खाली आपको देख लेना है कौन सा चिन्ह कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही आपका ये चैप्टर पूरा होगा आपको फिर चले जाना है, सीधे मैं यहाँ पे ही चल देता हूँ। ठीक है, ऐसे टाइम लग जाएगा तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अगर आप नोट करना चाहते हैं इस तरह से तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह का चैप्टर पूरा कीजिए। देन उसके बाद आपको करना है, सीधे आपको चले जाना है, कहाँ गया चैप्टर, ये चौथा चैप्टर है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ये चारों चैप्टर आपको एक साथ कर लेने हैं, फिर मतलब संज्ञा भी, सर्वनाम भी, विशेषण भी, क्रिया भी, ये कर लेंगे। इसके बाद आपको आना है फिर तीसरे चैप्टर में शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय ये वाला। ठीक है, इसको कर लेंगे। उसके बाद आपको काल अव्यय, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, काल और अव्यय ये कर लिए। ये चैप्टर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैंने किया भी है 10वें चैप्टर से इसमें इंपॉर्टेंट है कहाँ तक, 18वें चैप्टर तक ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें वही है ना कि बहुत सा टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। अब जैसे इसमें देखिए वाक्य रचना, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, इसके बारे में दिया हुआ है। शब्द, अनेक शब्दों को, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, समास, वर्तनी, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव और संधि, ये चीज़ें आपको करनी है। और संधि का चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, संधि और समास, ये आप एक साथ साथ कीजिए। जैसे आपने संधि कर ली तो उसके बाद समास कीजिए, या समास कर लिया तो उसके बाद संधि कीजिए। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति वो आप कर लेंगे, ये भी इजी चैप्टर रहने वाला है। और इसमें एक चैप्टर और इम्पोर्टेंट है, अलंकार, रस, छंद, ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से करना। और अलंकार के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे अलंकार चैप्टर है मेरा, यहाँ पे मैंने देखिए अलंकार के वहाँ पे आपको एक नोट दिख जाएगा, ये देखिए अलंकार के वहाँ पे मैंने एक स्टिकर चिपका रखा है। ठीक है, पहले मेरे को भी अलंकार में बहुत से डाउट रहते थे, बट एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। अलंकार को आपने कैसे पढ़ना है, अलंकार में मेरे को अब कोई भी डाउट नहीं रहता। अलंकार को आप ना हमेशा, जैसे आपने एक अलंकार मान लीजिए आपने यहाँ पे पढ़ा यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार पढ़ा, तो यमक अलंकार को आप डेफिनेशन याद मत कीजिए। आप कभी भी ना अलंकारों को जो है, अलंकारों की परिभाषा याद करने मत बैठे जाना। अलंकार में क्या करना कि आप जैसे यमक अलंकार है तो यमक अलंकार का एक आप एग्जाम्पल देख लेना। जैसे यमक अलंकार, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, अर्थात देखिए 3 2 बार आ रहा है। बेर का मतलब था बेर फल और वेर का मतलब था समय। तो जहां पे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होगी लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। आप जो है इसकी मतलब जो इसकी आपकी परिभाषा है वो आप खुद बनाइए, आप एग्जाम्पल देखिए और परिभाषा आप खुद बनाइए। वैसे बुक में भी अच्छी परिभाषा दी है, लेकिन अगर आप परिभाषा खुद बनाते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यमक अलंकार का हमने क्या किया, इसका एग्जाम्पल याद कर लिया कि जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो इसमें क्या किया हमने कि 3 2 बार आ रहा है, बेर बेर भी 2 बार आ रहा है, खाती खाती भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर का मतलब हो गया 3 फल, 3 बेर का मतलब हो गया 3 समय, सुबह शाम दोपहर। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे तो आपके लिए ये ईजी रहेगा। तो इस तरह से आप अलंकार के हर मतलब जो जितने भी अलंकार होते हैं, इंपॉर्टेंट तो कुछ ही होते हैं, जैसे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास, रूपक, इस तरह से, तो इनको याद कर लीजिए, इनके एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद हिंदी साहित्य भी आपको याद करना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य में आपको पता ही है, हिंदी साहित्य भी इसमें अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बुक कंप्लीट करनी है और 30 दिन भी नहीं लगेंगे आपको। अगर आप इस तरह से कंप्लीट करते हैं बुक का, इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपको 30 दिन भी नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अगर आपको 30 डेज में इसका रिजल्ट नहीं मिला तो आप कमेंट करके बताना कि हमें ये चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिस बंदे ने इस तरह से रीड कर लिया, क्योंकि सबसे पहले रीड करना है। देखिए आप रीड करेंगे तो कई चीज़ें आपकी पढ़ते पढ़ते ही डाउट क्लियर हो जाएंगे, कई चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर आप उसके बाद शॉर्ट नोट बनाएंगे तो अपने शॉर्ट नोट्स में आप वही चीज़ें लिखेंगे जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगेंगी, तो वहाँ पे आपके डाउट क्लियर होंगे। फिर आप उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट भी करेंगे बुक में, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, तो हाईलाइट करते टाइम भी आपको एक बार उसमें नज़र पड़ेगी, अच्छे से आप याद रखेंगे। क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी
जैसे हमने महात्मा गांधी, एक टॉपिक होता है, जैसे हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे 1869 में हाईलाइट कर देंगे, तो हमें ये चीज़ अपने आप ही याद होगी कि 1869, हमने आगे पीछे का वैसे नहीं पढ़ा, तो 1869 देखते ही हमारे मन में आ जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें हाईलाइट करनी है। अब स्कैन टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो यही रहने वाला है, स्कैन टेक्निक, क्योंकि आपके लिए स्कैन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप चीज़ों को अपने मन में रिवाइज करते हैं। ठीक है, अपने मन में आंख बंद होंगी आपकी और सामने आपकी इमेज बन जाएगी पूरी, आपने जो जो ये शॉर्ट नोट अपनी कॉपी में बनाया था वो इमेज पूरी आपके अंदर घूम रही होगी, अपने आपके माइंड में घूम रही होगी, आंख बंद होंगी, आप पढ़ रहे होंगे कि वहाँ पे वर्णमाला है, वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर आते हैं स्वर, स्वर होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर। फिर आएंगे व्यंजन में, इस तरह से व्यंजन होते हैं, ये व्यंजन होते हैं, इतने स्वर होते हैं, स्वरों को इतने भागों में बांटा गया है, स्वर को फिर ऐसे इस भाग में बांटा गया है, व्यंजन को ऐसे इस भाग में बांटा गया है। तो सारी चीज़, अब उसमें से कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग भी होंगी, तो मिसिंग चीज़ों को आप फिर से देखेंगे कॉपी में, तो वहाँ पर आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर रफ वर्क के बारे में बता चुका हूँ आपको, इसी तरह से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही आपको रफ वर्क करना है। वहाँ पे रिवीजन के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो ये रही भाई, बहुत से भाई लोगों का डाउट था कि किस तरह से हमें राजपाल सिंह जी की बुक करनी है वो बता दीजिए, किस तरह से हमें अपने नोट्स बनाने हैं वो बता दीजिए, किस तरह से हम कम से कम समय में। और भाई जो भी अभी देखिए UPSI की भर्ती आई है उसमें शायद 100 मार्क्स का है इसका पोर्शन, तो 100 मार्क्स बहुत होते हैं भाई, तो आपको इसको इस तरह से पढ़ो। और एग्ज़ाम तक अगर टाइम है तो मैं कहूँगा अगर आपके पास एग्ज़ाम तक अभी टाइम है, क्योंकि 2-3-4 महीने का अगर टाइम मिल रहा है आपको, तो मैं कहूँगा कि हिंदी की बुक को आप पहली बार एकदम अच्छे से पढ़िए इस बुक को जैसे मैंने बताया है, और आप दूसरी बार फिर इसका रिवीजन कीजिए, और तीसरी बार फिर इसका रिवीजन कीजिए, और चौथी बार फिर इसका रिवीजन, कम से कम 4 बार रिवीजन कीजिए, और 4 बार में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बार में आपने क्या किया, पहली बार में आपने ऊपर की चीज़ें पढ़ी और आपने देखा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज़ को आपने हाईलाइट किया या नोट कर लिया। दूसरी बार में क्या हुआ कि आपने पूरा बुक नहीं पढ़ी, कुछ चीज़ें अपने नोट्स में से पढ़ी, कुछ चीज़ें बुक में से पढ़ी। तीसरी बार में आपको ये हुआ कि आपने जो अपने शॉर्ट नोट बनाए थे उसमें से भी आपने कुछ, मतलब जैसे ना दूध होता है, दूध में से हम मलाई छांट लेते हैं, तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स में से भी कुछ इंपॉर्टेंट छांट लिए। पहले आपने उनको अंडरलाइन किया था, आज उनको आपने हाईलाइट कर लिया तीसरी बार में। अब चौथी बार में ऐसा होगा कि आप अपनी जो कॉपी होगी या इसी किताब में से पढ़ रहे हैं या अपने नोट्स में से पढ़ रहे हैं, तो उसमें से क्या होगा कि जैसे कुछ लिखा है ना, तो आपने पेज खोला, आपने पेज नंबर खोला, तो आप पेज खोलते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हुआ था। जैसे मान लीजिए अपनी कॉपी में आपने खोल दिया मैंने अभी अलंकार बताया था, आपने अलंकार का पेज खोला, तो आपने अलंकार खाली नाम ऊपर से पढ़ा और पूरे अलंकार में क्या क्या हुआ था वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में आ गई। तो उस चीज़ को आपने क्या करना है फिर वहाँ पे चौथी बार में, जैसे ही अलंकार खोला, अलंकार के बाद एक रफ पेज लेना है, अलंकार का पूरा डाटा वहाँ पे लिख देना है कि ये हुआ था अलंकार में, ये हुआ था। इस तरह से आप 4 बार रिवीजन कीजिए, और मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आपके एग्जाम में 100 नंबर की हिंदी आ रही है, जैसे UPSI में 100 नंबर की हिंदी आ रही है, तो वहां पे आप 85 से 90 अगर स्कोर नहीं करेंगे तो उस दिन आके बोलना कि भैया हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपका जो यहाँ पे ये चीज़ें आपने बताई थी वही चीज़ें हमने फॉलो की थी, और उसके बाद भी भैया हमारा स्कोर 85 से नीचे रहा, तो उस दिन में बता देना। क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं भाई, अगर आपने इससे पहले हिंदी नहीं भी पढ़ी, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो साथी भी अगर पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने कहीं लेक्चर भी नहीं देखा है हिंदी का आज तक, मैं उनको भी गारंटी दे सकता हूं वो भी 80 से 90 के बीच में स्कोर कर जाएंगे अगर इस टेक्निक से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर थी इससे पहले, और मैंने जब ये टेक्निक यूज़ की तो आज मैं हिंदी में कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को देता हूँ, तो वहाँ पे अगर मेरा 100 नंबर की हिंदी है तो मैं 95 या 90 स्कोर करके आता हूँ। ठीक है, ये रहने वाला है आपका भी स्कोर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है या कोई चीज़ रहती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।